हेलो बच्चों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र का खंड ख स्वतंत्र भारत में राजनीति, और इसका हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। हमने देखा कि भारत का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान, दो देशों में भारत जो है विभक्त हो गया। और हमने ये भी देखा था कि ये दोनों देश जो हैं ये धर्म के आधार पर बनाए गए थे। अंग्रेज़ों ने अपनी फूट डालो की नीति लागू करी, और जो अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति और मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र सिद्धांत, दोनों ने मिलकर जो है धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बना दिए थे। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। फिर हमने साथ में ये देखा, जब भारत को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, तो उसी वक्त जो है जब पाकिस्तान बना तो भारत का विभाजन हुआ। भारत के अंदर से जितने मुसलमान थे उनको कहा गया कि भाई देश छोड़ो और पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान के लोगों को कहा गया, हिंदुओं को, जो वहाँ पे हिंदू थे, कि भाई यहाँ से जितने भी हिंदू हैं वो अपना सामान जो है सब बोरिया बिस्तरा के साथ जो वो हिंदुस्तान में चले जाएं। और इस बीच हमने देखा कि बहुत जो ये विभाजन हुआ था इसमें बहुत सांप्रदायिक हिंसा हुई, लोग बेघर हुए, 5 से 10 लाख लोग मारे गए। औरतों के साथ, बच्चों के साथ बहुत ही गलत तरीके से अमानवीय कृत्य किए गए। लोगों को अपनी ज़मीन, नौकरी, पढ़ाई, मकान सब छोड़ के जो है दूसरी जगह जाना पड़ा। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं भारत के विभाजन के बारे में। और हमने ये देखा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के निर्माण के लिए 3 चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती ये थी कि किस तरीके से हम भारत को जो है, नेताओं के आगे ये चुनौती थी कि भारत को किस तरीके से एकता के सूत्र में बांध कर रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो अलग हो ही चुका था। अब ऐसा ना हो कि भारत के और जो दूसरे राज्य हैं उनमें भी आक्रोश उत्पन्न हो और वो भी भारत से जो है अलग होते जाएं। तो सबसे बड़ी चुनौती भारत को एकता और अखंडता में बांधे रखना था। दूसरी चुनौती ये थी कि किस तरीके से भारत का विकास हो, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, पिछड़े हों, किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, पुरुष हो, महिला हो, उनको किस तरीके से उनका विकास किया जाए। तीसरी बात ये थी कि लोकतंत्र की स्थापना की जाए। भारत के अंदर ऐसी सरकार बने जो लोकतंत्र से चले, जिससे कि समाज के सभी लोगों को अधिकार मिल सकें। अब हम आगे की बात करते हैं। आज हम पढ़ते हैं देसी रियासतों का भारत में विलय। अब आपने पढ़ा होगा देसी रियासतें क्या होती हैं। स्वतंत्रता से पहले का जो भारत था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग तो थे ब्रिटिश भारत, जहाँ पर अंग्रेज़ों का सीधे सीधे शासन चलता था, और दूसरी कहलाती थी देसी रियासतें। ये वो वाला भाग था जहाँ पे राजा, महाराजा, नवाब आदि राज किया करते थे, लेकिन इनका भी कंट्रोल अंग्रेज़ों के हाथ में ही था, लेकिन इनको अपनी रियासतों को चलाने के लिए आज़ादी थी। इसके बदले में ये इनको पैसा देते थे, और जो भी बड़े फैसले रियासतों के अंतर्गत होते थे वो अंग्रेज़ों के हिसाब से करते थे। और अंग्रेज़ों ने इनको आश्वासन दिया था कि अगर कोई दूसरी रियासत आपके ऊपर आक्रमण करती है तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो पूरे भारत का जो भूभाग था वो 2 भागों में बांटा गया। एक कहलाया गया ब्रिटिश भारत, जहाँ पर अंग्रेज़ों का सीधे सीधे राज था, और दूसरे भाग कहलाए गए देसी रियासतें, जहाँ पर राजा, रजवाड़े, नवाब, महाराजा आदि राज करते थे ये भी अंग्रेज़ों के अंतर्गत। लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ कुछ समझौते, संधियां कर रखी थी, इसलिए इनको आज़ादी थी कि अपनी रियासतों को, अपने राज को जैसे मर्जी वैसे चलाएं। भारत के अंतर्गत जो देसी रियासतें थी वो लगभग 565 थी, और कुछ रियासतें बहुत बड़ी थी, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला। ये रियासतें जो हैं वो बहुत बड़ी रियासतें थी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि देसी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर है 565।
अब जब अंग्रेज हमारे भारत से गए या भारत को जब आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, तो क्योंकि इन रियासतों पर जो है वो अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ कुछ समझौते कर रखे थे, तो अंग्रेज इनसे कह के गए कि भैया अब तो हम भारत से जा रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, चाहे आप भारत में मिलना चाहें भारत में मिल जाइए, चाहे आप पाकिस्तान में मिलना चाहें आप पाकिस्तान में मिल जाइए, और यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को तय करना था कि ये भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों या फिर स्वतंत्र रहें। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? जैसे कि अभी हमने बताया कि जो ये देसी रियासतें थी, इनके पास 3 ऑप्शन थे कि या ये भारत में मिल जाएं, या ये पाकिस्तान में मिल जाएं, या ये स्वतंत्र रहें। तो अगर ये भारत या पाकिस्तान में मिलते हैं तो इनको कुछ पेपर पे हस्ताक्षर करने होते थे। उस पेपर को, उस कानूनी पेपर को कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र। तो जब ये विलय पत्र में हस्ताक्षर कर देते थे जिसमें लिखा होता था कि भाई आज से हम भारत के अंग हैं या हमारी रियासत का भारत में विलय हो गया है, ऐसे ही हमारी रियासत का पाकिस्तान में विलय हो गया है। तो ये जो विलय पत्र होता था जिसमें कि रियासतों के राजाओं के साइन होते थे, उसको कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। तो यह एक कानूनी दस्तावेज है, दस्तावेज का मतलब पेपर, एक कानूनी पेपर है जिसके द्वारा भारतीय रियासतों के शासक भारत में या पाकिस्तान में विलय के लिए सहमति देते थे। भारत की जो 565 रियासतें थी उनको भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसने उठाई? सरदार पटेल को। इसीलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगर सरदार पटेल ना होते तो आज भारत के कई टुकड़े हो जाते। सरदार पटेल ने प्यार से, ज़बरदस्ती करके, हर तरीके से कोशिश करी कि जो भी भारत की रियासतें हैं वो सब भारत के अंदर मिल जाएं। तो सरदार पटेल को जो है देसी रियासतों के विलय का जो श्रेय दिया जाता है वो सरदार पटेल को और उनके जो सचिव थे वीपी मेनन, उनको दिया जाता है। ये भी बहुविकल्पीय में या 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपको मालूम है। अब एक प्रश्न ये बनता है कि भाई हम जिन देसी रियासतों की बात कर रहे हैं जिसमें नवाब हैं, जो रियासत नवाब चलाते हैं या राजा महाराजा हैं, उनको क्या ज़रूरत थी कि उनको भारत में मिलाया जाए? अगर वो स्वतंत्र रहते तो अपने आप राज करते, हमें क्या फ़र्क पड़ता? तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि जो देसी रियासतें थी उनके भारत में विलय की क्या आवश्यकता थी। पहला पॉइंट, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, जैसे हमने देखा जब भारत आज़ाद हुआ तुरंत जो है भारत और हिंदुस्तान 2 देश बन गए, भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए। पाकिस्तान जो भारत का एक भाग था, मतलब भारत के अंदर था, वो भारत के कुछ भागों से मिलकर बन गया, अलग हो गया। तो भारत का एक टुकड़ा जो है वो पाकिस्तान के नाम से अलग बन गया। अब इसी तरीके से जब भारत को आज़ादी मिली तो जो कुछ रियासतें थी जैसे त्रावणकोर, भोपाल और हैदराबाद, इनके शासकों ने कहा कि भाई ऐसा है, हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम क्यों मिले भारत में, हम क्यों मिले पाकिस्तान में, हम अपना स्वतंत्र रहना चाहते हैं। क्योंकि हर कोई ये चाहेगा कि भाई हम आज़ाद रहें, हम किसी के अंडर में रह के काम न करें। तो जैसे ही भारत को आज़ादी मिली तुरंत इन 3 रियासतों ने ये घोषणा कर दी कि भैया हम तो अलग रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे।
अब भारत के नेताओं को ये हो गया कि भाई इन तीनों ने तो जो है अनाउंस कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो जो और दूसरे जो राज्य हैं वो भी कहें कि हमें भारत में नहीं रहना है। अगर इस तरीके से सब कहने लगे तो भारत की एकता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देशी रियासतों को भारत में मिलाना जरूरी था। सेकंड पॉइंट है कि राजाओं की स्वतंत्रता के कारण वे तानाशाह हो जाते। भाई जब राजाओं का शासक है, राजाओं का शासन है, तो उनकी मर्जी से उनका राज्य चलेगा, उनकी रियासत चलेगी, तो उनकी तानाशाही होने लगती है। और जहाँ पर तानाशाही होती है वहाँ पर प्रजा में अराजकता होती है, हिंसा होती है और लोग विद्रोह पर उतर आते हैं। और अगर ये स्थिति होती तो भारत में जो है जगह जगह हिंसा होने लगती और जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगती और भारत में जो है एक डर का माहौल और उसकी एकता को खतरा रहता। नेक्स्ट है, रियासतों और राजाओं की मर्जी पर छोड़ने पर राजा मनमाने ढंग से शासन चलाते और प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखते। भाई अगर राजा अपना स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, अपना राज्य अपनी मर्जी से चला रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से शासन करते और जो जनता के लोकतांत्रिक अधिकार होते वो सब जनता उन अधिकारों से वंचित रह जाती। मीन्स फिर जहाँ राजा का शासन होता है वहाँ पर तानाशाही होती है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता। इसलिए भारत के अंदर लोकतंत्र लाने के लिए जो है वो देशी रियासतों का विलय जरूरी था। रियासतों को स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर भारत कई छोटे छोटे देशों में बढ़ जाता। अब जैसे हमने कहा कि हमें क्या जरूरत पड़ी थी रियासतों को कि भैया तुम्हें भारत में मिलना है। अगर वो स्वतंत्र रहते तो क्या होता, भारत पाकिस्तान तो बन ही गया था और ऐसे कई छोटे छोटे देशों में बढ़ जाता। जैसे बच्चों अभी आपने जो है वो पढ़ा, सोवियत संघ के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था और बाद में 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ के 15 गणराज्य अलग अलग देशों में विभक्त हो गए और सोवियत संघ टूट गया, सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो इसी तरीके की यही परेशानी जो है भारत के साथ भी आती और भारत जो है वो आंतरिक और बाहरी रूप से बहुत कमजोर हो जाता, उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा होता। जब रियासतों का विलय होने से मतलब अगर ये देशी रियासतें जब भारत में मिल जाती हैं तो सरकारी काम करने में और देश का विकास करने में बहुत ही आसानी होती है। तो बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देशी रियासतों के विलय की आवश्यकता। अब कुछ 2 प्रश्न ये आपके लिए मैं पूछ रही हूँ, आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। किस राजनेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? दूसरा प्रश्न, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैं उम्मीद करूँगी कि इन 2 के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।